कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। कैसे सब लोग? बढ़िया हो? सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलिए, आज का जो हमारा सेशन है डियर स्टूडेंट्स वो है, आवाज़ ठीक आ रही ना, हमारे आरसीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम सीख रहे थे, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं और बने गए भी हैं और बने जाते भी हैं और बनेंगे भी। पिछली क्लास में हमने इलास्टिसिटी और क्रीप कोएफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छे से जाना है। आज स्टील का ही कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे कि हमने देखा था पिछली क्लासों में कि भाई एक 250 है, एक आपका 415 है और आपका एक 500 का स्टील का ग्रेड है। यहाँ पर 250 वाले स्टील में यील्ड पॉइंट मिल जाता था, मतलब कि यील्डिंग, इसको हम यील्ड प्लेट्यू कहते हैं। यहाँ पर ये जो जोन है इसको हम कहते हैं यील्ड प्लेट्यू, यील्ड प्लेट्यू, प्लेट्यू कहा जाता है इसको, ठीक है। यील्ड प्लेट्यू यील्डिंग आपका डेफिनेट यील्डिंग रहता है, लेकिन 415 और 500 में नहीं मिलता है। तो हम इसके लिए कुछ काम करते हैं, काम ये करते हैं, देखिएगा 250 क्या है, Fe250, इसमें ज़्यादा स्ट्रेन है, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन बना रहे हैं, ये स्ट्रेस है इधर और ये स्ट्रेन है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन है, खिंचाव है, वो Fe250 का, यहाँ तक देखो, इससे कम हो गया Fe415, इससे कम हो गया स्ट्रेन, ये हो गया स्ट्रेन, जबकि ज़्यादा है 500 की, इसकी भी स्ट्रेन ज़्यादा है, इसकी थोड़ा कम है, लेकिन यील्डिंग जो है जल्दी, मतलब कि स्ट्रेन जो है ज़्यादा देर तक इसमें आ रहा है। मतलब कि डक्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होगा, मोर डक्टाइल एज कंपेयर टू अदर टू। उसके बाद नीचे का डक्टाइल ये है, उसके बाद लार्ज डक्टाइल ये है, स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा है, डक्टिलिटी में ये ज़्यादा है। इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। और डक्टिलिटी का जो है, अगर आपसे कभी कारण पूछे, पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछा, भाई आप 3 ग्रेड जो मोस्टली यूज करते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डक्टाइल करता है, विच वन ऑफ द ग्रेड इज द मोर डक्टाइल, Fe250, Fe415 या Fe500। तो आप तुरंत बता देंगे सर Fe250 जो है ज़्यादा डक्टिलिटी है। ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। यहीं पर थोड़ा ऐसा बोला जाए कि चलो ठीक है, इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, क्या कारण है कि इसका डक्टिलिटी ज़्यादा होती है? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इस स्टील को बनाने में कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि स्टील जो है कई तरह का एलॉय है, एक मिक्सर है, जैसे कि मॉलिब्डेनम हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, फास्फोरस, सिलिकॉन, है ना, आपका कार्बन कंटेंट, ये सब तमाम चीज़ें, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, ये सब चीज़ें होती हैं सर, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी जो है टोटली डिपेंड है कार्बन कंटेंट पे, क्योंकि कार्बन कंटेंट अगर बढ़ता है तो डक्टिलिटी घट जाती है। इस बात को ध्यान रखना, कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो डक्टिलिटी घट जाती है। ये बात, हालांकि ये बात अलग है कि कार्बन कंटेंट बढ़ने से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन डक्टिलिटी घट जाती है। यही तो कारण है, क्योंकि 250 में कार्बन कंटेंट कम होता है, डक्टिलिटी ज़्यादा। Fe500 में डक्टिलिटी कम है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन इसका जुगाड़ हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के लिए हम तरीका, क्योंकि इसमें तो चलो ठीक है, इसमें तो हमें पता लग जाता है कि यील्डिंग पॉइंट ये है, हमें पता लग जाता है कि यील्डिंग किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर Fe250 की बात कर रहा हूँ। देखो देखिएगा, यहाँ पर यील्डिंग पॉइंट, यहाँ से यील्डिंग आना शुरू हो गया है, तो इसमें तो हमें पता लग जाएगा इतना स्ट्रेन, इसमें तो आराम से पता लग जाएगा इतना स्ट्रेन, है ना, इतना स्ट्रेन हमें पता लग जाएगा, जो भी होगा इसकी वैल्यू, क्योंकि लीनियर है, यहाँ पर तो हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, तो इधर दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर देंगे। तो जितना स्ट्रेस आ रहा होगा, इस लिमिट तक जितना भी स्ट्रेस आ रहा होगा इसको रख देंगे, अपॉन इलास्टिसिटी कर दोगे तो स्ट्रेन आ जाएगा। ये बात तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना, समझ गए आप। मतलब कि स्ट्रेन कभी भी निकालना आपको जीवन में, तो स्ट्रेन निकालने के लिए दोस्तों आपको स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी करना है, बस खत्म, दिक्कत कुछ नहीं है। Fe250 के लिए कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के लिए, कि यील्डिंग स्ट्रेस तक अगर आपको स्ट्रेस चाहिए, मैं कहता हूं कि आपका इस 250 में जो यील्डिंग स्ट्रेस है वो इतना स्ट्रेस जो है यहाँ तक, ये Fy है थोड़ा देर के लिए, तो क्या आप इस स्ट्रेन को नहीं बता सकते कि इस यील्डिंग स्ट्रेस तक कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा? तो हम कहेंगे कि सर Fy अपॉन ई का हुआ होगा, यस और नॉट।
अरे यार यील्डिंग स्ट्रेस जब एफ आई है तो एफ आई अपॉन ई करके ही तो वो आपका स्ट्रेन आ जाएगा, इतना तक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एज पर द हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन द इलास्टिसिटी। तो ये तरीका है कभी भी आपको स्ट्रेन निकालने का, और ये कई दफ़ा मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी समझा रखा है। लेकिन टेंशन पता कहाँ पर है, टेंशन है दोस्तों आपका Fe415 और 500 के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपका यील्डिंग प्लेटो नहीं दिख रहा है, यील्ड प्लेटो नहीं दिखता और यील्डिंग पॉइंट भी नहीं दिख पाता है, ठीक है ना, समझ गए बात को। इसके लिए क्या करेंगे हम बताओ, इसके लिए एक उपाय है, वैसे क्या है उपाय बताओ। एक उपाय है दोस्तों, देखो उपाय यह है कि हम क्यों ना, जैसे कि Fe415 है तो ये है यहाँ पर, तो हम इसका, क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ पर आप पूरा कर्वेचर शेप इस तरह का रहता है, लीनियर भी नहीं है। अब यहाँ आप आ गए तो यहाँ पर इसके लिए तो हम क्या करते हैं, इसका जुगाड़ देखो, हम इसका स्ट्रेन का जुगाड़ देखो, आप यहाँ पर देखो, फॉर नो यील्डिंग पॉइंट इन केस ऑफ द, फॉर क्या लिखा है, इन केस ऑफ द नो यील्डिंग केसेस, नो यील्डिंग केसेस आपका ये तो एक आपका Fe415 का बनता है या तो Fe500 का बनता है। इन केसेस में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम ऑफसेट मेथड लगाते हैं, उस मेथड को नाम दिया जाता है डियर स्टूडेंट ऑफसेट मेथड। अब वो मेथड क्या है, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द सच अ बार यील्ड स्ट्रेस इज ऑब्टेन्ड एट द 0.02 प्रूफ स्ट्रेन, या 0.002 को आप लिख सकते हैं 2%, लिख सकते हैं क्या 0.002, यार लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं, 0.2%, नॉट 0, इसको सही कर देना, 0.2% लिख सकते हैं क्या। तो 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेन वैल्यू बाय ड्राइंग, एक लाइन खींचेंगे, बाय ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये वाला है ना, देखो ये देखो ये डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये था Fe500 और 405 का, तो इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइन ड्रॉ करी भी आपने, ये लाइन इसी के पैरेलल, किसके पैरेलल, इस सफ़ेद लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। इससे फ़ायदा क्या हुआ है सर, फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि इतना तो ES होता है, ES है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी हमने ऐसे इस कर्व से मिलाते भी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल लाइन, तो आपका ये ES है तो ये भी क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। अरे बात को समझते हैं, ये ES है तो ये भी ES हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब देखेगा स्ट्रेन की वैल्यू कितनी मिल रही है, ध्यान से सुनना अब मेरी कहानी को। हमने कहा कि जो हमने पैरेलल ड्रॉ किया है तो इस स्ट्रेन को हम कितना लेते हैं, इस स्ट्रेन को जो पैरेलल किया है तो इसको हम अज्यूम करके लेंगे एज पर IS कोड, इतना स्ट्रेन जहां तक आपका पैरेलल लाइन आपने खींची है, इतना स्ट्रेन कोड के अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे 2% का, 0.2% है, मान लिया, इतने की कहानी खत्म हो गई। अब आपका ये लीनियर हो गया, फिर से ये देखो लीनियर हो गया इस तरह से। अब ये वाला जो स्ट्रेन है वो आप निकाल सकते हैं जी, कैसे, अरे ये तो सिंपल हो गया ना, अब आपका ये वाला जो स्ट्रेन है ये तो सिंपल हो गया आपका कहानी, इतना तो आपका पहले से पता था ना कि ये आपका Fy है ना, Fy है, और ये आपका ये वाली जो चीज़ है आपका ये स्लोप है आपका ES, ये निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं सर। अगर आपको ये स्ट्रेन चाहिए है तो फिर से Fy अपॉन ES, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो कहने का मतलब है अब हमारे पास अगर Fe415 और 500 के लिए कभी जीवन में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे क्या बताओ, हम करेंगे कि सर ये टोटल जो स्ट्रेन हो जाएगा Fy अपॉन ES प्लस 0.2, तो यही लिखा है मैंने, टोटल स्ट्रेन वैल्यू फॉर द यील्डिंग स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू 0.002 Fy अपॉन ES। और यही तो कारण है, यही कारण है डियर स्टूडेंट, आप जो स्ट्रेन का वैल्यू लिखते हैं LSM में, क्योंकि LSM में हम सारा का सारा स्टील को यूज करते हैं, तो आपने देखा भी होगा यहाँ पर, क्योंकि स्टील के हम डिजाइन स्ट्रेंथ भी लेते हैं, फिर वो जाके आ जाता है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002, वो इसीलिए आता है, कोई रटा नहीं हमने। अभी 0.87 कहाँ से आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाते हैं वहाँ पर, यील्ड स्ट्रेंथ तो Fy होती है लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.15, तो दिस 1/1.15 करोगे तो यहाँ से आता है वो एक्चुअली में, ठीक है 0.87 Fy, ठीक है। ये बातें मैंने पहले भी बता रखी हैं आपको, शायद अगर आप पहली क्लास में थे, पहली क्लास देखी थी आपने तो ये तो हो गई जी बातें आपकी बेसिक। अब आते हैं जी हमारे पास कभी कभी स्ट्रेन की वैल्यू पूछ लिया जाता है, स्ट्रेन की वैल्यू दोस्तों पूछ ली जाती है। अब स्ट्रेन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किस स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, आपको ये पूछना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे बोला जाए कि
Fe415 के लिए टोटल स्ट्रेन बताओ। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, Fe415 के लिए टोटल स्ट्रेन की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास टोटल स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, टोटल स्ट्रेन क्या हो सकता है आप खुद बताओ। सर टोटल स्ट्रेन के लिए अभी जस्ट पहले ही मैंने देखा कि 0.002 दैट मीन्स द 0.2% ऑफ द 0.2% एंड Fy अपॉन ES। अभी जस्ट पहले देखा कि नहीं देखा, कहाँ से देखा, ये देखो, ये देखेगा Fe415 और Fe500 के लिए जो हमारा स्ट्रेन है वो हमारा ऐसा निकल जाएगा। अब देखो यार, देखिएगा यार, अभी हमको ये भी पता है कि सर ES का जो वैल्यू है दिस इज टेकन एज 2 × 10⁵, ये सब लोगों को पता है, न्यूटन पर mm²। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रेड के लिए है, दिस इज फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, सभी तरह के स्टील के लिए यही वैल्यू हम यूज कर देते हैं, ये कोड ने कहा है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रख देंगे आप 0.002 प्लस Fy का वैल्यू है 415, क्योंकि 415 का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ही होता है, अपॉन ES का वैल्यू 2 × 10⁵ करेंगे तो बालकों यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 0.004। इस रेंज में आपको याद रखना है 0.004। हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जामों में ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ ये तरीका जरूर याद होना चाहिए आपको कि कभी अगर आपको 415 के लिए टोटल स्ट्रेन की वैल्यू कभी पूछा जाए तो वो कितना होता है, 0.004 याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डक्टिलिटी में बताऊंगा आपको कितना स्ट्रेन, डक्टिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेन कितना आ रहा है, वो टोटल स्ट्रेन में परसेंटेज के रूप में भी अभी आगे बताऊंगा आपको, टेंशन न लें। ऐसे ही मैं कहूंगा कि अगर आपका Fe 415 की जगह अब मैं Fe 500 कर देता हूँ यूज, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। Fe 500 के लिए क्या हो जाएगा टोटल स्ट्रेन, हम कहेंगे टोटल स्ट्रेन जो हो जाएगा 0.002 प्लस 500 बटे करना है आपको 2 × 10⁵, तो आप तुरंत बता देंगे सर ये तो 0.0045 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0045, क्या इतना आ रहा है सबका, है ना। तो यही बस डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, ये है तुम्हारा टोटल स्ट्रेन। तो ये तरीका भी याद रखना है आपको, और ये टोटल स्ट्रेन की वैल्यू, भले ये बात सच है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये बात भी सच है कि जैसे मैं कहूँ, एक जगह ध्यान से देखते रहना, जैसे मैं कहूँ कि Fe 250 है पहला कंडीशन, जैसे मैं कहूँ कि Fe 415 है, जैसे मैं कहूँ Fe 500 है ना, सबसे बड़ा ग्रेड ये। तो इन तीनों में मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया है भाई। एक जगह मैं लिखता हूँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ध्यान से देखते रहना क्या बता रहा हूँ, एक जगह मैं लिखता हूँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और दूसरी जगह मैं लिखता हूँ दोस्तों आपका यहाँ पर डक्टिलिटी लिख देता हूँ, मतलब कि एक तरह का इनडायरेक्टली डक्टिलिटी कहें या आप स्ट्रेन भी कहें, क्योंकि जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा, ये बात तो आप पहले से ही समझते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। Fe 250 की मैं बात करूँगा ना, Fe 250 की मैं बात करूँगा ना, तो इसमें जो है 412 होता था कि याद आ रहा है, कुछ लिखा था मैंने पिछली क्लास में, 412 MPa, 412 MPa मेगा पास्कल। 415 में कितना लिखाया था सर, इसमें लिखाया था 485, इसमें कितना लिखाया था 545, तो 485 इसका था अल्टीमेट स्ट्रेंथ MPa, इसमें था सर 545 MPa, ये पिछली क्लास में लिखा रखा था, लेकिन जो नहीं लिखाया था वो डक्टिलिटी वाला है। डक्टिलिटी में 23% आता है, इसमें आता है 23%, इसमें आता है 14.5%, 14.5% इस वाले में, ठीक है ना। इस टेबल को याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ओके जी, और अगर मैं बात करता हूँ 12% आता है इसका, ठीक है ना, 14.5 होगी, ये वाला 12% लिख दो इसको, 12%, 12.0 या 12% ये है, इसका 12% है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी थी और दिमाग में भी रखनी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये सब तमाम बेसिक बातें जानने के बाद हम चलेंगे अब डिजाइन मेथड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सत्य बात है कि आरसीसी से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम रिटर्न एग्जाम की बात करें, इंटरव्यू वगैरह की बात करें, तो भाई मेथड से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। मेथड का मतलब मेरा है
कि किसी भी आरसीसी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अभी तक कितने मेथड हुए हैं। मैं जैसे कि आपको बता दूं, ध्यान से सुनते रहेगा। मेथड ऑफ डिजाइन, मेथड ऑफ डिजाइन, मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन के लिए अभी तक जो हम मेथड पढ़ते हैं, वैसे तो मैं नॉर्मली 2 ही मेथड जानूंगा और पढ़ूंगा भी, लेकिन एक मेथड और है, उसके भी थोड़ा सा जान लेंगे उसमें हुआ क्या था, लेकिन इफेक्टिवली यूज नहीं है। 2 ही का यूज हुआ है, एक आपका WSM है, दूसरा है LSM, है ना। तो चलिए पहले नाम लिख देते हैं कौन कौन से मेथड हैं सर। तो सभी लोगों ने सुना हुआ भाई, जैसे मैं कहूँ पहला मेथड, तो फर्स्ट मेथड होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM लिख देता हूँ मैं, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ओके। दूसरा जो मेथड होता है दोस्तों, ये होता है आपका अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, ULM अल्टीमेट लोड मेथड। और तीसरा जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा लिमिट स्टेट मेथड, LSM। ये बात सबको पता है कि ये है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसको बोला जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और अगर मैं बात करूं ULM की, तो ये होता है आपका अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। तो मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। अगर कभी जीवन में बेसिक क्वेश्चन इस पर आए, सबसे बेसिक लो लेवल का, तो यही पूछेगा कि किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम कौन कौन से मेथड पढ़ते हैं किसी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। तो आप तुरंत जवाब दे देना सर, एक है WSM, एक है ULM अल्टीमेट लोड मेथड, एक है LSM, ठीक है। और ऑर्डर से ही बताना, सबसे पहले WSM था, फिर ULM, फिर LSM, ऑर्डर से ही बताना। नाउ अ डे LSM को यूज किया जाता है, तो ऑर्डर से बताना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा इस क्लास में औचित्य आपको बहुत ज़्यादा डिजाइन में घुसाने का नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में घुसाने का नहीं है, इसके लिए हम डिटेल लेक्चर पढ़ते हैं अपना। लेकिन हाँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर मैं डालूंगा, तो यहाँ पर मेरा मोटिव तो वैसे भी IAS कोड को पढ़ाना है आपको, ठीक है। और उसके लिए आपको इन चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, मतलब कि हाँ कि WSM, LSM और ULM में क्या क्या बारीक बातें भी, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब तमाम बातें जानेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर, तो ULM जो है आपका अल्टीमेट लोड मेथड, इसमें बस हमने अल्टीमेट यूज किया, इसमें हमने अल्टीमेट लोड को यूज किया, और वो अल्टीमेट लोड क्या है उसके बारे में मैं आ रहा हूँ, यूज दी अल्टीमेट लोड, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम WSM की बात करें, तो यहाँ पर हमने वर्किंग लोड को यूज किया था, ओनली ऑन वर्किंग स्ट्रेस या वर्किंग लोड को यूज किया गया। और आप लोग तो जानते हैं कि अल्टीमेट लोड जो होता है, ये होता है लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड, मतलब कि जहाँ लोड 200 का आ रहा था वर्किंग लोड, तो पहले हम उसी पर काम करते थे, लेकिन अब हम उसको 200 को मल्टीप्लाई करेंगे लोड फैक्टर से 1.5 से, अब जाके हम आएंगे उसमें, किसमें, अब जाके आएंगे। उसके बाद मैं लोड कॉम्बिनेशन भी आपको बताऊंगा मोटे मोटे तौर पर, बस अभी समझ लो कि लोड फैक्टर, उसके बाद लोड फैक्टर आपका कॉम्बिनेशन आता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का अलग आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का अलग आता है। इस पर आधारित आपके एग्जामों में क्वेश्चन भी तो आते हैं। चलिए खैर हटा दो इस चीज़ को, अभी बस 3 मेथड थे, इन तीनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, वो बताते चलूँगा। लेकिन हम सबसे पुराना मेथड, या हम कहेंगे सबसे ज़्यादा सेफ या एक्स्ट्रा सेफ या ज़्यादा इकोनॉमी पैसे जिसमें लगेंगे, एक्सपेंसिव, तो आप कहेंगे कि सर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगेगा, तो हम तुरंत बताएंगे सर सबसे ज़्यादा जो पैसा लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, बताओ। अरे कॉस्ट कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट सर इसमें ज़्यादा होगी। चलिए हम करते हैं बात को, एक कंपैरिजन मैं कर लेता हूँ मोटे मोटे तौर पर, कि जो वर्किंग स्ट्रेस और LSM, इसको हटा दो, अभी इसका यूज नहीं है, इसका या तो इन दोनों को करते हैं। तो इसका जो है कॉस्ट थोड़ा सा हायर रहता है, हाई कॉस्ट है इस स्ट्रक्चर की, जो WSM से बने हुए स्ट्रक्चर रहते हैं उनकी हायर कॉस्ट होगी। यहाँ पर हम लिमिट स्टेट की बात करेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट जो हो जाएगी थोड़ा सा कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। दूसरा बात कहें कि WSM क्या है, WSM में स्टील का यूज ज़्यादा होगा या कम होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर स्टील जो परसेंटेज है इसमें ज़्यादा रहता था। इसमें हम दूसरा कहेंगे कि सर स्टील का जो परसेंटेज है वो क्या रहेगा, मोर। हम कहेंगे कि यहाँ पर स्टील का परसेंटेज क्या रहेगा, कम या ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि स्टील परसेंटेज लेस। इसी के कंपैरिजन में कह रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टील परसेंटेज लेस, ओके।
अब क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, कौन इकोनॉमिक है, कौन पैसा जिसमें लग रहा है, वो सब बातें तो आएंगे खैर धीरे धीरे। समझ गए बात को, इतना समझ गए। चलिए जी, अब मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, अगर आपने एक मेथड ध्यान से सुन लिया ना, देखिएगा मैं सच सच बता रहा हूं आपको कि हमको दो मेथड को ही फोकस करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है, पैनल वाला भी जानता है कि हम जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी नाउ अ डे प्रैक्टिकली या तो LSM यूज कर रहे हैं या तो WSM का यूज किया गया है। जैसे कि वाटर टैंक का डिजाइन अगर हम अभी भी कर रहे हैं तो वाटर टैंक का डिजाइन अभी भी WSM से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो खैर जानेंगे, लेकिन हाँ इन दो मेथड पर हमें फोकस करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ध्यान से देखिएगा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो बातें बताऊंगा सारे पत्थर की लकीर होगी सीधे, माइल स्टोन पत्थर की लकीर सीधे मुंह जुबानी याद रखनी एक एक चीज, ये ध्यान से देख रहेगा, बहुत फायदा करेगा आपको। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कहानी बता रहा हूं दोस्तों, जितनी भी बातें बताऊंगा कुछ एनालिसिस की बातें करूंगा, कुछ अजम्पशन की बातें करूंगा, इसलिए ध्यान से देखते रहेगा, फायदे नुकसान सब बताते चलूंगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये बात तो सच हो गया है कि ये मेथड क्या है, एक तरह का किसी भी RCC के स्ट्रक्चर को डिजाइन और एनालिसिस करने का ये मेथड है। ये बात तो आप पहले से भी जानते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक मेथड है किसी भी RCC स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का। अब आते हैं जी हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, सुनते रहिएगा दोस्तों। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम आप सबसे पहले जानते हैं कि एक दूसरा नाम भी कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज इलास्टिक मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मेथड कहते हैं, पहली बात। दूसरा बात GS10 इसको दूसरा नाम एक और कहा जाता है सर, वो क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे मॉडुलर रेशियो मेथड। मॉडुलर रेशियो मेथड क्यों कहा जाता है वो बात में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में अब देखेंगे तो हम कहेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नोन एज इलास्टिक मेथड एंड द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नोन एज द मॉडुलर रेशियो मेथड। ये दो पॉपुलर नाम इसके हैं, ठीक है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट अब इलास्टिक मेथड और मॉडुलर रेशियो मेथड क्यों कहा जाता है इस बारे में थोड़ा सा आते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा डियर स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज होती है, मतलब कि हम साफ साफ तौर पे कहेंगे WSM में हम हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। हुक्स लॉ इज वैलिड इन WSM। हम कहेंगे इन दिस मेथड हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। और हुक्स लॉ का मतलब, वैलिड का मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ तो यही कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि हमारा जो बिहेवियर होगा कैसे होगा, मतलब कि जो बिहेवियर होगा स्ट्रक्चर का वो होगा सर लीनियर। कैसे होगा, लीनियर आपका बिहेवियर होगा स्ट्रक्चर का, मतलब कि लीनियर तक हम चलेंगे, केवल का केवल हम लीनियर तक चलेंगे। क्या कहा मैंने, केवल का लीनियर तक हम चलेंगे। हुक्स लॉ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है फॉलो करेगा। हम कहेंगे कि सर यहाँ पर जो स्ट्रेस है कौन सा होगा, तो स्ट्रेस भी यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस होगा, लोड भी हम वर्किंग लेंगे, तो हमारा स्ट्रेस भी कौन सा लेंगे, स्ट्रेस इज वर्किंग, नॉट अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेस इज वर्किंग, स्ट्रेस भी क्या होगा, वर्किंग। डियर स्टूडेंट जब हम कह रहे हैं कि लीनियर होगा, इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि लीनियर होगा, इसका मतलब होता है कि ये वाली इक्वेशन हमारी वैलिड रहेगी, y इज इक्वल टू mx टू पावर 1, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमने जैसे ही कहा कि लीनियर होगी रिलेशन हमारे अखे WSM के स्ट्रक्चर में या WSM के मेथड में, पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास हुक्स लॉ वैलिड होने का मतलब है लीनियर रिलेशन। और लीनियर रिलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन। और आपने देखा भी होगा ये बात कि जब हम WSM में स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो ये भी लीनियर बनता है, और जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो ये भी लीनियर बनता है। इवन जब हम वहाँ जाते हैं, हालांकि जब हम जाते हैं LSM में तो वहाँ पर भैया पैराबोलिक कर्व बन जाता है, मतलब कि लीनियर नहीं रहता फिर आपका स्ट्रेन डायग्राम। खैर स्ट्रेस डायग्राम उस बारे में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो इधर देखिए, हमने कहा कि लीनियर रिलेशन आपका वैलिड होगा, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इलास्टिक मेथड भी इसको बुलाया जाता है, मॉडल रेशियो मेथड भी इसको बुलाया जाता है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, इस मेथड में कुछ फायदे और कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनते रहेगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसको हम WSM भी कह रहे हैं, इसमें हुआ क्या था, सुनते रहेगा ध्यान से बातों को। इन दिस मेथड स्टील एंड
स्टील एंड कंक्रीट, स्टील एंड कंक्रीट, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज टेकन एज, स्टील एंड कंक्रीट elasticity in this method steel and concrete elasticity is same। ये कर दिया इसमें, भले इसको फिर इग्नोर कर दिया गया, इसीलिए इसको इलास्टिक मेथड बोला जाता है। ये बोला गया है स्टील एंड कंक्रीट टेकन एज इलास्टिक मटेरियल, स्टील एंड कंक्रीट आपका जो है उसमें इलास्टिक जो है लगभग एक सेम माना गया। दूसरी बात, जबकि है नहीं ना, सेम थोड़ी है यार। मान लेते हैं कि चलो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये आरसीसी का स्ट्रक्चर है, स्टील इसमें अलग से है, स्टील अलग से है, कंक्रीट अलग है, और हम तो जानते हैं कि स्टील भाई अलग से है, कंक्रीट की इलास्टिसिटी अलग है। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ है कि हमने एक अलग से काम नहीं किया कि स्टील की प्रॉपर्टी के हिसाब से, इलास्टिसिटी के हिसाब से उसमें स्ट्रेस की कैलकुलेशन गणना अलग नहीं करी, कंक्रीट की गणना अलग नहीं करी, क्योंकि उसका इलास्टिसिटी अलग है। ये बात आप जानते भी हैं। ये बात आप कहाँ से जानते हैं जी? देखो जरा ध्यान से, ये बात आप यहाँ से जानते हैं दोस्तों। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि भैया एक्चुअली में आप ये बात जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है 2 × 10⁵ हम ले लेते हैं बाद में। और हम ये भी जानते हैं कि सर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट दिस इज टेकन एज पर द न्यू कोड, दिस इज टेकन एज 5000 ऑफ √f सीखे, this is the short term elasticity, but in terms of the long term elasticity this is the 5000, that means EC upon 1 + θ। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। तो कैसे कह दिया आपने कि सर स्टील आर कंक्रीट एंड स्टील एंड कंक्रीट इलास्टिसिटी आप सेम? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो था डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब समझना ध्यान से। दूसरा जो पॉइंट है, ये आपका एनालिसिस शुरू कर दिया मैंने, ये एनालिसिस शुरू कर दिया, इसलिए ध्यान से देखते रहेगा। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये था कि यहां पर स्टील एंड कंक्रीट टेकन एज सिंगल यूनिट, स्टील एंड कंक्रीट, इसका फायदा यह है, नुकसान क्या है उस पर आ रहा हूं मैं इस अजम्पशन का। ये अजम्पशन एनालिसिस शुरू कर दिया मैंने। स्टील एंड कंक्रीट टेकन एज सेम यूनिट, टेकन एज सिंगल यूनिट, सेम यूनिट इज सिंगल यूनिट, टेकन एज सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट। इस अजम्पशन का मतलब समझ, एनालिसिस का ये सारे पार्ट है, इसलिए ध्यान से देखते रहेगा। स्टील एंड कंक्रीट टेकन एज सिंगल यूनिट। अब देखिएगा सिंगल यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों। सिंगल यूनिट का मतलब होता है, एग्जांपल के लिए देखिएगा, मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इस अजम्पशन का, इस एनालिसिस का। यहां पर नंबरिंग कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा यार, नंबरिंग करेंगे तो इसमें बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप पहले वाले का नंबर तो आप दूसरे वाले का, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवें। अब इस सातवें वाले का अजम्पशन, इसका मतलब देखो आप, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन को समझना ध्यान से डियर स्टूडेंट। कोई कॉलम है, ये कोई कॉलम है, और आप सब लोग जानते हैं कि कॉलम में भैया आपका स्टील भी होगा, कंक्रीट भी होगा। आरसीसी का कॉलम है कोई, क्या है? आरसीसी का कॉलम है डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई आरसीसी का कॉलम है। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जो लोड आएगा ऊपर से, तो ये लोड कुछ ऐसा आएगा, पी नाम का, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये जो टोटल लोड लग रहा होगा, हमने क्या कर दिया कि एक आरसीसी का कॉलम कंसीडर कर दिया है, आरसीसी कॉलम कंसीडर कर दिया। जो टोटल लोड होगा, कुछ लोड लेगा आपका स्टील और कुछ लोड लेगा कंक्रीट। ये बात तो आप जानते हैं कि ये क्या है? स्टील बार है, सरिया है, और यहाँ पर ये जो है अंदर, ये क्या है? ये कंक्रीट है। बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। हम कहेंगे कि जो टोटल लोड आएगा तो कुछ लोड स्टील लेगा, कुछ कंक्रीट लेगा। हमें पता नहीं है कि कौन ज़्यादा ले रहा है, ये बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं है कि कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है, लेकिन इतना श्योर है कि कुछ स्टील ले रहा होगा और कुछ कंक्रीट ले रहा है। मैंने कह दिया कि जो टोटल लोड, दिस इज द टोटल लोड P, दिस इज इक्वल टू लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय कंक्रीट। हम सब लोग बचपन से जानते हैं कि सर स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। बचपन से जान के आ रहे हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है बालकों फोर्स अपॉन एरिया। और कभी अगर आपको फोर्स निकालना हो तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। तो यही तो रीजन है, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गई। लेकिन अजम्पशन नंबर 7, ये जो हमारा अजम्पशन नंबर 7 जो है, ये एनालिसिस नंबर 7, ये कहता है स्टील एंड कंक्रीट टेकन एज सिंगल यूनिट।
सिंगल यूनिट का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई किताब है, ये कोई बुक है मान लेते हैं, या कोई स्ट्रक्चर, ये कोई स्ट्रक्चर, इसमें आरसीसी भी है, ये कॉलम है सपोज दैट, ऊपर से लोड आ रहा है, तो इसमें क्या है, स्टील भी है और कंक्रीट भी है। तो सिंगल यूनिट का मतलब है कि जब मैं लोड लगाऊंगा तो इस लोड के कारण, डियर स्टूडेंट, इस लोड के कारण जो ये ऐसा झुकेगा ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। ओरिजिनल लेंथ अपनी जगह है, इसका ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, इसका ओरिजिनल लेंथ एल है, स्मॉल एल है। ओरिजिनल लेंथ किसका है, इसका ये है। लेकिन जब आप लोड लगाओगे तो इसमें खिंचाव, तो लोड आपका कंप्रेसिव लग रहा है तो इसमें कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन को मैं चेंज इन लेंथ डेल से कह देता हूं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जब मैं दबाऊंगा तो स्टील की बार अलग से दबेंगी और कंक्रीट का सेक्शन अलग से दबेगा, ऐसा नहीं है। दोनों में सेम टू सेम प्रॉपर्टी, सेम टू सेम आपका कहानी होगी। मतलब कि सिंगल यूनिट का मतलब है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब है सिंगल, और सिंगल का मतलब है कि जब आप लोड लगा रहे हैं तब मैं कहूंगा कि अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टील में जितना होगा, दबाव जो कॉन्ट्रैक्शन स्टील में होगा उतना ही तो होगा कंक्रीट में। और हम जानते हैं कि WSM का जो एनालिसिस कहता है, पहले से हमें सिखाता है कि हुक्स लॉ तक वैलिड होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम कहेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब है कि सर स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। हम जानते हैं कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर इलास्टिसिटी आपका कोएफिशिएंट, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहीं से जब आप चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो PL अपॉन AE। तो मतलब कभी भी जीवन में अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालना हो ड्यू टू द लोडिंग, तो आप कहेंगे, वो लोडिंग कुछ भी हो, कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव लोड लिखो दो, टेंसाइल होगा तो टेंसाइल, बट होगा ऐसा ही। तो हम कहेंगे कि सर जब हुक्स लॉ वैलिड है तो हम कहेंगे कि सर फोर्स इन स्टील इनटू लेंथ ऑफ, लेंथ तो ओरिजिनल ऑफ की ओरिजिनल वाली लगेगी, टोटल लेंथ है पूरी, अपॉन यहां पर इस फॉर्मूले में देखिएगा एरिया ऑफ स्टील इनटू इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। और यही रीजन है आगे कंक्रीट का फोर्स निकालने का, तो हम कहेंगे, सॉरी फोर्स नहीं है ये, चेंज इन द कंक्रीट, दोनों में बराबर मान रहे हैं ना। अरे जितना स्टील में होगा उतना ही कंक्रीट में आपका चेंज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये हम मान रहे हैं। तो फोर्स इन कंक्रीट टोटल लेंथ अपॉन एरिया ऑफ कंक्रीट और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। गजब हो गया सर, इस चीज को हटा दो आप, ये बेसिक हो गया आपके लिए, ठीक है। इस सोम का बेसिक था एक्चुअली में। चलिए खैर, अब आते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया। हमने इसलिए क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि डियर स्टूडेंट हम सब लोग जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो होता है स्ट्रेस इन स्टील हो जाएगा, मानते हो बात को। और यहीं पर मैं कहूंगा कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है सर, ये भी स्ट्रेस इन कंक्रीट हो जाएगा। तो बस क्या था, इसी चीज को आप लिख सकते हैं स्ट्रेस इन स्टील, एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्या, गजब हो जाएगा सर। इस एल से इस एल को कैंसिल कर दोगे तो फोर्स इन स्टील इनटू, सॉरी फोर्स इन स्टील अपॉन ES, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। क्या इसी चीज को समझ गए आप, क्या इतना चीज समझ गए। यहीं से अगर मुझे कभी जीवन में लिखना हो स्ट्रेस इन स्टील, तो ये हो जाएगा सर इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट। गजब हो गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो वैल्यू आती है ना, ये इसी को हम कहते हैं दोस्तों, यही तो कहलाता है आपका मॉडुलर रेशियो। ये जो कहलाता है ना, ये इसको हम कहते हैं मॉडुलर रेशियो, M नाम से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं M से। तो बस यही तो है फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिस इज टेकन एज M टाइम्स ऑफ सिग्मा C। मतलब कि हमें एक चीज बहुत अच्छे से मिल गया डियर स्टूडेंट, ये बहुत आसानी से मिल चुका है। क्या क्या मिला है, इसका एनालिसिस मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी जितना जरूरत है, क्योंकि मुझे इसको समझाना है आपको। यहाँ पर स्टील एंड कंक्रीट टेकन एज सिंगल यूनिट, तो उसका यूज यहाँ पर कराया, इस अजम्पशन का यूज यहाँ पर कराया। यहाँ पर जब कराया तो इसी की मदद से हमें ये मिला कि स्ट्रेस जो है स्टील में, स्ट्रेस इन स्टील दिस इज M टाइम्स ऑफ सिग्मा C, M टाइम्स ऑफ सिग्मा C। तो यहां से ये हमने अंदाजे में लगाया था कि कौन ज्यादा ले रहा है, हमें पता नहीं था, इतना तो पता कि दोनों में डिवाइड होगा, लेकिन यहां से ये पता लग गया है कि सर स्ट्रेस इन स्टील जो है वो ज्यादा है। कैसे पता लगा ज्यादा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट M की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आती है, M की वैल्यू आपकी बड़े में आएगी, जैसे कि 10 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा। कोई भी ग्रेड के लिए आप देख लो, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसको। तो M की वैल्यू आपकी कभी भी ग्रेड उसमें आ, अभी मैं बताऊंगा आपको। मॉडुलर रेशियो आप निकालते हैं यहां से, M इज इक्वल टू 280 अपॉन सिग्मा CBC, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC। फॉर्मूला जरूर देखा होगा आपने। तो यहाँ पर आप किसी भी ग्रेड का सिग्मा CBC रख दो, तो जनरली ये 2, 3 से 3, 4, 5, 6 ऐसे आता है ऊपर, 11, 12 इस तरह से।
मतलब कि जब आप सिग्मा सी का कोई भी वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे मतलब बढ़ के ही आएगा। तो इससे हमें यह पता लग गया कि स्टील जो है स्ट्रेस ज्यादा लेता है, स्टील ज्यादा स्ट्रेस लेगा। अब हमको ये पता लग गया कि भाई अब किसी भी बॉडी में आरसी स्ट्रक्चर है तो उसमें स्ट्रेस टेंसाइल भी आता है और कंप्रेसिव भी आता है। तो हमें टोटली ये मिल गया कि टोटल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो स्टील जो है ज़्यादा सामर्थ्यवान है, वो ज़्यादा स्ट्रेस ही लेगा। तो ये हमें मतलब मिल गया है। ठीक है, इतना समझ गए। यहां पर इसको मैं समझा रहा हूं आपको m/280। अब यहीं से इस अजम्पशन का अगर आप प्रारूप देखें, हमें यहां से ये अजम्पशन तो मिल गया है एक्चुअली में m इज इक्वल टू, चलो इसी पर मैं नेक्स्ट अजम्पशन बता देता हूं। अजम्पशन या एनालिसिस आप कहें, अजम्पशन नंबर 8, अजम्पशन नंबर 8, 7 हो गए ना, 7 हो चुके हैं, 8वें पर आ रहा हूं। 8वें को समझना डियर स्टूडेंट। यहां पर इस मेथड का एक और ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक और क्या है, क्या है सर, ये देखिएगा। इन दिस मेथड ignore या neglected, ignore the effect of creep and shrinkage, ignore the effect of creep and shrinkage, ये है इसका। अब देखिएगा, ये बात सच है कि यार क्रिप भी आप जानते हैं और श्रिंकेज भी आप जानते हैं। ये बात सच है कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है ना, आप सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है, जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे श्रिंकेज भी बढ़ता है। इस बात को जानते थे या नहीं जानते थे? क्योंकि डियर स्टूडेंट, जैसे मैं कहूँ कि M10 है और मैं कहूँ M25 है, M10 में 1:3:6 होता है, जबकि M25 में 1:1:2 होता है। जहाँ एक बैग सीमेंट के साथ 6 कोर्स एग्रीगेट लग रहा है रूढ़ी, वहीं एक बैग के साथ 2 लग रहे हैं आपके रूढ़ी, तो आपका कहाँ हो गया ज़्यादा सीमेंट, यहाँ पर ज़्यादा सीमेंट हो गया। और सीमेंट में एक प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट, ऑटोजीनियस उसको बोलते हैं एक्चुअली में, खैर श्रिंकेज। लेकिन एक्चुअली में M20 ग्रेड में ज़्यादा सीमेंट हो गया, और जितना ज़्यादा सीमेंट होता है तो उतना ज़्यादा श्रिंकेज भी होता है। तो ग्रेड बढ़ने के साथ साथ श्रिंकेज बढ़ता है, क्योंकि सीमेंट बढ़ जाता है। चलिए खैर, और साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं कि सर जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब कि टाइम बढ़ता है, किसी स्ट्रक्चर की एज बढ़ती है, तो क्रिप इफेक्ट क्या होता है, क्रिप इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा। और क्रिप क्या है आपको मैंने कई बार बताया है, बताओ क्रिप इफेक्ट क्या है। क्रिप इफेक्ट क्या है? क्रिप इफेक्ट, दिस इज द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोड। क्रिप, दिस इज द कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोड। मतलब कि आपका कोई स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है, उसमें कोई लोड आप बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन अपने खुद के वेट के कारण या सैगिंग के कारण वो खुद ना खुद आपका कुछ डिफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि वो परमिसिबल हो सकता है वो नॉन रिकवरेबल हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नॉन रिकवरेबल का मतलब है कि वो रिकवर ना करे अगर आप कभी लोड रिमूव कर दे तो। इस बात को ध्यान रखना। क्रीप स्ट्रेन वैसे भी नॉन रिकवरेबल माना जाता है। चलिए खैर, लेकिन डियर स्टूडेंट कुछ समय के बाद इस इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए, ये जो आपने इफेक्ट को नहीं लिया था, क्रीप और श्रिंकेज का इफेक्ट, इस इफेक्ट को कंसिडर करने के लिए थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, कंसिडर द इफेक्ट फॉर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, श्रिंकेज हमने क्या किया, एक रेशियो का यूज किया जिसको बोला गया मॉडुलर रेशियो, जिसको बोला गया डियर स्टूडेंट मॉडुलर रेशियो। और यही तो कारण है, दो तरीके से आपने मॉडुलर रेशियो को आप जान लिए हो। एक तो होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये भी मॉडुलर रेशियो है। और दूसरा जब हमने इफेक्ट जाना, मतलब कि इस इफेक्ट को थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश करी, हल्का सा थोड़ा सा अमेंडमेंट करके बाद में, तो इसको हमने कहा m इज इक्वल टू सर 280/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC। अब ये बात तो आप जानते हैं कि सिग्मा CBC क्या है। सिग्मा CBC मैंने पिछली क्लासों में आपको बता रखा है। सिग्मा CBC दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट नहीं है, बेंडिंग वाला स्ट्रेस इन कंक्रीट। और मैंने तो आपको बता ही रखा है इसको निकालने का तरीका। परमिसिबल स्ट्रेस एक तरह का,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिग्मा सीबीसी निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप क्या कर दो, करैक्टर स्ट्रेंथ कर दो अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और आप सब लोग जानते हैं कि WSM में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं 3 लेते हैं, तो हम FC के अपॉन आप क्या कर दो 3 ले लो। इन WSM ध्यान रखिएगा, सारी केसें पूछा जाता है इन WSM। हम कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 3 ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेकन एज 3। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके बोला जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोला जाए कि भाई M20 ग्रेड के लिए बताओ, M20 ग्रेड के लिए बताओ, तो FC के 20 हो गया, अपॉन 3 कर दोगे तो 7 आ जाएगा। M25 ग्रेड के लिए बताओ सिग्मा CBC, तो हम देखेंगे यहाँ पर M25 मतलब 25 अपॉन 3 तो 8.5। मैं कहूँगा कि M15 के लिए बताओ, M15 के लिए सिग्मा CBC बताओ, तो 15/3 रख दोगे तो 5 हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि M30 के लिए बताओ, तो आप बोलेंगे 30/3, तो सर ये 10 न्यूटन पर mm²। तो ये तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो M का काम आपने कर दिया, और M के काम से आपको सिग्मा CBC की एक परमिसिबल लिमिट मिल गई, कितना इफेक्ट था को आपका क्रीप और उसको झेल सकता, मतलब एक सेफ मिल गया आपको, मतलब कितनी एक लिमिट मिल गई। इसका यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ एनालिसिस यहाँ पर रुका नहीं है, बस यहाँ पर आपको सिंगल यूनिट क्यों कहा उसने, उसका यूज कैसे कराया उसका बस आपको समझाया। इसमें आपका इक्विवेलेंट एरिया आपको समझाना है अभी, और आपको इसमें इक्विवेलेंट एरिया या जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन वो समझाना है। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर इलास्टिक मेथड इसको क्यों बोला जाता है, आप समझ आ गया होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी का इलास्टिक मेथड इसलिए भी बोला जाता है डियर स्टूडेंट। दूसरा कारण ये भी है क्योंकि हम क्या करते हैं कि इस मेथड में हम केवल स्टील को इलास्टिक लिमिट तक ही यूज करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ध्यान से समझना, मेरा कहने का मतलब है हमने स्टील का स्ट्रेस डायग्राम आपने देखा है, जैसे कि मैं माइल्ड स्टील की अगर एग्जांपल के लिए बात करूं तो ये कुछ ऐसा आता है, लेकिन डियर स्टूडेंट हम केवल इलास्टिक मान रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जोन जो होता है, इतना जोन, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक जोन, इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन, है ना। और यहीं तक बस हम WSM में जाते हैं, स्टील का इतना ही स्ट्रेन बस इसमें डेवलप कराते हैं। भाई आपके पास सपोज दैट 10 स्टील हैं, बस 10 स्टील है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सपोज दैट आपके पास 10 स्टील है, 10 स्टील है, 10 स्टील की स्ट्रेंथ जो है आपकी 200 है। एक्चुअल में टोटल स्ट्रेंथ जो है पूरा फुल यूटिलाइज करके 200 न्यूटन की आपकी इसकी स्ट्रेंथ है। 10 स्टील आपके पास है, आप मार्केट से लाए केवल 10। लेकिन पहला मेथड आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। देखो ये महंगा कैसे पड़ता था, ये स्ट्रक्चर महंगा कैसे पड़ता था, इसकी कॉस्ट कैसे हाई आती थी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर कैसे बनते थे, समझना ध्यान से। हमने कहा कि WSM में डियर स्टूडेंट हमने जो स्टील का यूज कराया इसकी कैपेसिटी थी 200 न्यूटन की थी। 200 न्यूटन का मतलब है इसको हम यहां तक, ये अल्टीमेट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, यहां तक इसका स्ट्रेन का यूटिलाइज करा सकते थे सेफ्टी सुफ्टी लगा के। लेकिन हमने क्या किया, केवल इतना ही स्ट्रेन इसमें डेवलप कराया, स्ट्रेन 1, और ये वाला स्ट्रेन जो है स्ट्रेन 2 लिख देता हूं। अब यहां तक स्ट्रेन डेवलप कराओगे, केवल इतना ही यूटिलाइज कराओगे, इतने तक की कैलकुलेशन कराओगे, तो बेटा ये जो 10 स्टील हैं इससे हो पाएगा काम? बताओ, अरे बताओ ना। हमारे पास 10 स्टील हैं केवल, जबकि इनकी स्ट्रेंथ ठीक है 200 है, लेकिन 200 है, लेकिन डियर स्टूडेंट 200 वो तब है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर जब आप फुल यूटिलाइज करें। अब आप क्या कर रहे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डियर स्टूडेंट केवल इलास्टिक रीजन तक इसका यूज कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि इसके बाद आपका एक आता है इलास्टोप्लास्टिक रीजन, जिसमें कि थोड़ा सा इलास्टिसिटी आती है। उसके बाद आता है आपका परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, इसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। उसके बाद आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन यहां से शुरू होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और फिर आपका नेकिंग होता है, टूटना स्टार्ट होता है यहां से। तो भैया नेकिंग यहाँ है, यहाँ इतना तो आप यूटिलाइज करा सकते थे ना, लेकिन हमने यूटिलाइज नहीं कराया इसका, हम केवल यहाँ तक इलास्टिक रीजन तक ही बस यूज करते हैं। यही वजह है इसको इलास्टिक या लीनियर इलास्टिक मेथड भी बोला जाता है। यही रीजन है क्योंकि इसको लीनियर इलास्टिक मेथड भी बोला जाता है। ये बात सच है कि एक्स्ट्रा सेफ मेथड है ये, इसलिए देखा भी होगा आपने वाटर टैंक, क्योंकि हमने इतने जोन तक ही बस स्टील को यूज कराया, आप जानते हो, क्योंकि हमने इतना जोन तक इतना स्टील को भाई छेड़छाड़ करी नहीं है, समझ रहे हो। अब देखो, अब जब आप 10 स्टील यूज करोगे और अगर आप परफेक्टली इसकी यहां तक यूज कराते तो 200 देता,
लेकिन स्टील की इसका क्या हो रहा है, 10 को यूज कराने के लिए 10 आप यूज किए, लेकिन इसकी कैपेसिटी केवल 100 ही हुई मान लेते हैं, क्योंकि आप केवल डबल इलास्टिक तक रीजन तक ही इसका यूटिलाइज करा रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा, अब 10 स्टील और मंगानी पड़ेंगी भाई, 10 स्टील और लगानी पड़ेंगे, अब तो पैसा बढ़ गया आपके पास। या तो एक उपाय ये है 10 स्टील और लगाने पड़ेंगे, या तो आपके पास स्ट्रेंथ रिकवर करानी है तो आप कंक्रीट जो एरिया पहले 20% लग रहा था कंक्रीट का, उसको 60% कंक्रीट का एरिया, क्योंकि कंक्रीट भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो जोड़ देगा, चलो टेंसाइल स्ट्रेस झेल लेगा इतने में, लेकिन आपको कंप्रेसिव तो फुल एंड फुल जो है कंक्रीट को बढ़ाना पड़ेगा फिर। तो इसलिए हम ये देखते थे कि बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन के आता था पहले का, ठीक है ना, क्योंकि हम, और सबसे बड़ी बात है कि इस एक्सपेंसिव भी आता था। एक्सपेंसिव क्यों आया ये तो पता लग गया आपको, समझ गए। तो यही कारण था डियर स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि जहां तक आप समझ गए होंगे मेरी बात को, क्या मैं कहना चाह रहा था, समझ गए। अब डबल एस एम में क्या होता है, देखो एल एस एम में क्या होता है, एल एस एम वाला समझदार है, एल एस एम वाला कहता है स्ट्रेन शुड नॉट बी, ये कहता भी इतना स्ट्रेन को, इट शुड नॉट बी लेस देन, आपको सुना भी होगा, इट शुड नॉट बी लेस देन, मतलब कि इससे कम नहीं होना चाहिए ना। तो डबल एस एम एल एस एम का मतलब ही कोई रहता नहीं है, इससे कम अगर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रेन को तो फिर एल एस एम का कोई मतलब नहीं, इट शुड नॉट बी लेस देन इसलिए होता है। तो आपने सुना भी होगा कि 0.87 FY/ES प्लस 0.002, याद सुना है कि नहीं सुना है। तो यही है डियर स्टूडेंट एक्चुअली में ना। चलो इधर देखो, अब इधर देखना। तो हमने कहा कि यहां पर आपका जो इग्नोर किया गया था क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट, उसको कंसिडर कर दिया गया, ठीक है। इसको इलास्टिक मेथड क्यों बोला जाता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम इलास्टिक बिहेवियर तक बस इसके हैं। मॉडुलर रेशियो क्यों बोला गया, क्योंकि मॉडुलर रेशियो इसमें यूज किया गया है, हुक्स लॉ वैलिड है, आपके लीनियर है, y = mx⁴ तो ये सब बातें आपकी जो हैं WSM की हैं। ये क्या है डियर स्टूडेंट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कहानियों पर आधारित है। समझ गए बात को, समझ गए, ओके। अब आते हैं कि यहां पर हमने क्या सीखा था, यह जम्सन आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझना डियर स्टूडेंट, हमने देखा था कि सर m = 280/3 सिग्मा CBC, हमने देखा अभी जस्ट पहले। सिग्मा CBC का तरीका मैंने अभी जस्ट पहले आपको बता दिया कि सर सिग्मा CBC = होगा FCK और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेने को WSM में वैसे भी 3 रट ही दिया है। तो मैं आपको एक टेबल बताऊंगा डियर स्टूडेंट, एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल में आपने खुद वैल्यू भरनी है, खुद वैल्यू भरनी है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल में खुद वैल्यू भरनी है और मेरे साथ भरते रहेंगे आप, देखते हैं आप भर पाते हो नहीं भर पाते हो। देखना डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैं भर रहा हूं M15 सबसे पहले, ठीक है ना, M15 सबसे पहले नीचे भर रहा हूं, M20, M25, M30, M35, इतना ग्रेड ही बस लिख दो अभी आप, M35 ही तक, M35, चलो एक और लिख दो, M45 भी कर दो, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं इधर इन ग्रेड की जो वैल्यू लिख रहा हूं इधर, यहां पर आपका इधर लिख रहा हूं मैं सिग्मा CBC का वैल्यू, और इधर लिख रहा हूं मैं मॉडुलर रेशियो, इधर है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, CONC लिख रहा हूं। अब बताओ सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका M15 के लिए क्या हो जाता है, सर 5 हो जाता है, सर इसके लिए क्या हो जाता है, ये सारी की सारी वैल्यू जो होंगी ना Nm/mm² में होंगी सिग्मा CBC वैल्यू। कैसे हुआ M15, बेटा यहाँ पर FCK में 15 रखो, यहाँ पर 3 रखो, ठीक है ना। ऐसे इसका हो जाता है 8.3, 8.5, इसका क्या हो जाएगा 10, M35 का 35/3 करो तो लगभग आपका 11.5 आ जाएगा। M40 है, M40 तो 40/3 करो तो लगभग आपका 13×3 = 39, तो 13 आ जाएगा ही, 13 आ जाएगा ही। M का वैल्यू बताओ डियर स्टूडेंट, M क्या है, जैसे M15 है तो M15 के लिए क्या होगा, जैसे कि आप क्या करोगे 280/3 टाइम्स ऑफ 5 कर दोगे, 5 या 15, तो 280/15 कर दोगे तो कितना आता है बेटा, ये 19 आता है भाई, ये आता है आपका 19। ऐसे आप कर दो 280/3 टाइम्स ऑफ 7 मतलब कि 21 कर दो तो कितना आता है, ये 13 आता है सर, यह आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 11, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 8। तो ये कुछ इस तरह से याद रखो भाई, कुछ वैल्यू तो आपको याद भी रखनी होती है, ठीक है ना। तो 19, 13, 11, 9, 8 और एक हो जाएगा आपका 7, ये हो गई टोटल आपकी वैल्यूज, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको भी, ये भी याद रखना है,
ऐसा नहीं कि भूल जाओ, ठीक है। ओके चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, मैं, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या पढ़ा हूँ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ आपको, क्या चीज़ मैं पढ़ा हूँ उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा फॉर M30 ग्रेड, मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्हाट विल बी दी फॉर M30 ग्रेड, व्हाट विल बी दी M वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M, निकालो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M। M निकालने का तरीका क्या है बताओ, क्या करोगे आप? M इज इक्वल टू, सबने पढ़ा है सर, M इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहेगा मेरी बातों को, M इज इक्वल टू सर हम क्या करते हैं, M इज इक्वल टू, अभी जस्ट पहले आपने कहा भी है कि सर ES अपॉन EC होता है। ES सभी तरह के ग्रेड के लिए 2 × 10⁵ होता है सर, और EC की अगर हम बात करें तो 5000 और अंडर रूट ऑफ FC होगा सर। हम कहेंगे 2 × 10⁵ अपॉन 5000 अंडर रूट ऑफ 30 क्या, तो यहाँ से मुझे M का वैल्यू बताओ जरा, यहाँ से ध्यान से देखते रहेगा मैं क्या बताने वाला हूँ। तो सर ये जो वैल्यू हो जाएगा 7.3 हो जाएगा, और ये आपका यूनिट लेस होता है भाई, 7.3 हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गई आपकी बिना कंसिडर किए हुए, विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप। लेकिन अगर मैं दूसरे तरफ बोलूं विद कंसिडरिंग ऑफ क्रीप इफेक्ट, कंसिडरिंग क्रीप इफेक्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्रीप का इफेक्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं क्रीप का इफेक्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा बताओ जरा जल्दी से, क्रीप का इफेक्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। नहीं बता पाओगे? अगर मैं क्रीप का इफेक्ट कंसिडर करता हूं तो आराम से हो जाएगा यार, काहे सोचते हो? सुनते रहो मैं क्या बोलने वाला, भी कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि सर क्या कर रहे हो आप, बताओ। पहले चीज तो आपने जो बेसिक पढ़ा था शुरुआत में, आपने सबसे पहले तो यही चीज जाना ना कि यहाँ पर एक रेशियो निकला था ना, ये पहले ये को थोड़ी जाने था आप, पहले किसको जाने थे आप? पहले इसको जाने थे कि नहीं जाने थे कि एक रेशियो निकला था ES अपॉन EC, उसी को उसने कहा कि M का रेशियो बोला, क्योंकि उसने कहा है कि भाई दोनों की दोनों चीजें सेम नहीं है। हमने शुरुआत में मान लिया कि लास्ट हीट ऑफ स्टील और लास्ट हीट ऑफ कंक्रीट सेम है, लेकिन ये तो हमने देखा कि M का वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आ रहा है, सेम होता तो 1 आता, 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अलग अलग है। एक चीज यहीं से एक रेशियो मिल गया था जिसको हमने मॉडल रेशियो कहा। फिर आगे जाके हमें जरूरत पड़ी कि भाई जो इफेक्ट है क्रीप का और श्रिंकेज का उसको भी कंसिडर करना है, तो एक आपका एक और इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया। उस इंपेरिकल फॉर्मूला इन सभी की मिली भगत करके मैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। और वो क्या है, हमने कहा है कि M इज इक्वल टू 7.3 है दोस्तों, M इज इक्वल टू क्या है 7.3, यहां से आया, ठीक है, जब हमने क्रीप इफेक्ट नहीं आपने कंसिडर किया था। लेकिन अगर आप क्रीप इफेक्ट कंसिडर करते हैं दोस्तों, तो हम सब लोग जानते हैं कि क्रीप इफेक्ट अगर आप कंसिडर करेंगे तो यहां पर दोस्तों M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES अपॉन EC डैश होगा क्या, क्योंकि डियर स्टूडेंट क्रीप इफेक्ट आपका EC डैश जो होता है ये होता है EC अपॉन 1 प्लस थीटा, 1 प्लस थीटा। लेकिन सवाल ये होता है कि सर हमने दो बातें कल पढ़ी थी, हमने थीटा की दो बातें कल पढ़ी थी, कौन कौन सी बातें? थीटा की क्रीप कोएफिशिएंट की दो बातें पढ़ी थी कि थीटा एक होता है 2.2, थीटा एक होता था 1.6 और एक होता था थीटा 1.1, है ना? यही पढ़ा था। तो थीटा का मिनिमम वैल्यू पर हम काम करवाएंगे, 1.1 पे रख के देखो जरा, चलो मैं करवा देता हूं आपको सीधे, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो, तो यहां पर देखेगा EC का वैल्यू देखेगा, या M का वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं 2 × 10⁵ अपॉन 1 प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू रख देता हूं मैं क्रीप कोएफिशिएंट 1.1 कर देता हूं। वैसे तो हम जानते हैं कि ग्रेड जो कंक्रीट का होता है M30 की भी मैं बात करूं तो 28 डेज पर होता है वो, कोई बात नहीं, नीचे कर दो आप 7 डेज पर, तो 1.1 हो गया।
ठीक है, तो इसको कंसिडर करोगे आप, इसका कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा ये 15.33, लेकिन ये भी नहीं लेना आपको m की वैल्यू, ये वैल्यू भी नहीं लेना, इसको ढंग से लिखो, EC का वैल्यू आपका हो जाएगा अगेन 5000 अंडर रूट ऑफ FC के 30 और होल अपॉन हो जाएगा 1 प्लस थीटा। ठीक है, अब सही कर दिया मैंने, थीटा का वैल्यू 1 प्लस 1.1 करके रख देना। लेकिन IS कोड क्या करता है ना, एज पर IS कोड m इज टेकन एज 9, m की वैल्यू ये कहता है n रखना, आप समझ गए बात को। और वो कहाँ से रखा उसने, वो यहाँ से रखा, m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC। ये आपका जो है टोटली ये रखा जाएगा, ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप, ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है क्रिप का उसको कंसिडर कर देगा, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इफेक्टिवली उसको जो है कंसिडर करेगा। देखिएगा, अब फिर से कन्फ्यूज नहीं होना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा, फिर इसको बंद कर देंगे। m इज इक्वल टू नॉर्मली आपने ये जानना था, लेकिन जब हमने क्रिप का इफेक्ट थोड़ा सा जाना तो हम जानते हैं कि EC डैश EC अपॉन 1 प्लस थीटा होता है, तो वहाँ से 15.33 आया। लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट को जो है हमने एक इफेक्टली यूज करके जब हमने एक फॉर्मूला तैयार किया, m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC, यहाँ से मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि 9 आया था, देखो M30 का कितना आया, 9 आया था, ये कैलकुलेट करके बता दिया था। तो अब ये IS कोड जो है ये बातें सब छोड़ दो आप, m का वैल्यू जो है इसको यूज करेंगे हम, अरे ना केवल इसी ग्रेड के लिए बल्कि सभी ग्रेड जो आपके M20 M15 जो भी हैं, तो आप इन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे, ये कोड का कहना है। ये एक आपकी पार्सली वैल्यू मिली, देखो पार्सली कैसे, बीच की वैल्यू निकाली हमने, देखो यहां से देखा जाए तो यहां से छोटी आ रही थी 7.3 आ रहा था, यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इन दोनों का एक एवरेज लेके एक पार्सली वैल्यू निकाली गई इस फॉर्मूले के आधार पर। ये फॉर्मूला तैयार ही इसलिए किया गया है कि एक एवरेज वैल्यू निकाली जाए बीच की वैल्यू, इसी को हम यूज करते हैं। चलिए, तो आज की सभा को यहीं पर करते हैं, आगे जो है कंटिन्यू रहेगा यही कॉन्सेप्ट, इसी से जुड़ते हुए आगे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कि WSM कंप्लीटली जब तक नहीं होता हम LSM में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।